नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने भारत में एनजीओ या सेवी संस्थाओं का काला सच, जिसके कारण भारत सरकार ने कई एनजीओ या सेवी संस्थाओं पर प्रतिबंधित कर दिया है। देश विरोधी एजेंडा एवं विदेशी चंदा का दुरुपयोग भारत देश में होता रहा है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा एनजीओ पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई 2014 की शुरुआत से लेकर प्रत्येक वर्ष इसका पालन किया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण को लेकर विस्तार पूर्वक बताते हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। भारत में एनजीओ का काला सच। पिछले सप्ताह विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया। इस कदम का जहां एक बड़ा वर्ग स्वागत कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग, जिसका अपना निहित स्वार्थ भी है, इसे घातक और लोकतंत्र विरोधी बता रहा है। देश में ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओ की बड़ी संख्या है जिन्हें विदेशी चंदा ईसाई धर्मार्थ संगठनों से प्राप्त होता है। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2016-2019 के बीच FCRA पंजीकृत एनजीओ को 58,000 करोड़ का विदेशी अनुदान प्राप्त हुआ था। यक्ष प्रश्न यह है, जो स्वयंसेवी संगठन विदेशियों से चंदा लेते हैं, उनका उद्देश्य सेवा करना होता है या कुछ और? निर्विवाद रूप से देश में कई ऐसे एनजीओ हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद देश के विकास में महती भूमिका निभा रहे हैं, किंतु कई ऐसे भी हैं जो स्वयं सेवी संगठन के भेष में और सामाजिक न्याय, गरीबी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, मजहबी सहिष्णुता, पर्यावरण, मानवाधिकार और पशु अधिकारों की रक्षा के नाम पर न केवल भारत विरोधी अपितु यहाँ की संस्कृति और बहुलतावादी परंपराओं को आघात पहुंचा रहे हैं। भारतीय खुफिया विभाग अपनी एक रिपोर्ट में कह चुका है कि विदेशी वित्त पोषित एनजीओ की विकास विरोधी गतिविधियों से देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से 2-3% तक प्रभावित होती है। FCRA संशोधन क्यों आवश्यक था? इसका उत्तर लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी LRO संगठन के खुलासे में मिल जाता है। उनके अनुसार नागरिक संशोधन अधिनियम CAA विदेशी विरोधी दंगों और हिंसा में शामिल लोगों को, जिनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं, बचाव करने हेतु 4 यूरोपीय चर्चों ने अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा स्थापित एनजीओ ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क HRLN को चंदे के रूप में 50 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे। जो स्वयंसेवी संगठन इस संशोधनों की आलोचना कर रहे हैं, उनमें ऑक्सफैम सबसे मुखर है। यह संगठन अक्सर भारत विरोधी रिपोर्ट तैयार करता रहा है। वर्ष 1942 से ब्रितानी चर्च का संरक्षण प्राप्त और ब्रिटिश सरकार द्वारा वित्त पोषित ऑक्सफैम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप था कि उन्होंने 2010 में भीषण भूकंप का शिकार हुए कैरिबियाई देश हैती में चंदे के पैसे अपनी वासना शांत करने हेतु वेश्याओं पर खर्च किए थे। यही नहीं, उन पर सहायता के बदले नाबालिग लड़कियों सहित कई पीड़ित महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भी आरोप था। अमानवीयता और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को पार करने वाले इस घटनाक्रम की ब्रिटिश संसद भी निंदा कर चुकी है। विवंडना देखिए कि महिला सुरक्षा पर प्रवचन देने वाले अधिकांश तथाकथित स्त्री अधिकारवादी स्वयंसेवी संगठन या स्वघोषित कार्यकर्ता इस घटना पर सुविधाजनक चुप्पी साधे हैं। भारतीय एनजीओ को जिन विदेशी संगठनों से सेवा के नाम पर चंदा मिलता है, वे अधिकतर अमेरिका या फिर यूरोप से संबंध रखते हैं। यदि वाकई उनका उद्देश्य सेवा करना होता तो इसकी शुरुआत वे अपने देशों से करते। टाइम पत्रिका के अनुसार अमेरिका में प्रत्येक 5 में से 1 बच्चा अत्यंत गरीब है। प्रति 1 लाख की आबादी में बलात्कार के मामले में अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश सिर्फ 20 राष्ट्र की सूची में है। वास्तव में कुछ संगठनों में सेवा का एकमात्र अर्थ मतांतरण से है। चूंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों का मूल चरित्र सदियों पहले ईसाई बहुल हो चुका है, इसलिए उनके लिए वहां न सेवा का कोई अर्थ है और न ही किसी सामाजिक कलंक का। कैथोलिक चर्च
और वेटिकन सिटी का घोषित एजेंडा यह है कि जिस प्रकार पहली सहस्त्राब्दी में यूरोप और दूसरी में अमेरिका अफ्रीका को ईसाई बनाया, उसी तरह तीसरी सहस्त्राब्दी में एशिया का ईसाईकरण किया जाएगा। बहुलतावादी सनातन संस्कृति का उद्गम स्थान भारत सदियों से भय, लालच और धोखे से होने वाले मतांतरण का शिकार रहा है। विश्व के इस भूखंड में ईसाई मतांतरण की शुरुआत जहां 16वीं शताब्दी में सेंट फ्रांसिस जेवियर के गोवा आगमन के साथ हुई, वहीं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आत्मा के व्यापार को गति तब मिली जब 1813 में चर्च के कहने पर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर में एक विवादित धारा जोड़कर पादरियों और ईसाई मशीनरियों को भारत में ईसाईयत के प्रचार प्रसार का रास्ता प्रशस्त कर दिया। विश्व के अधिकतर इस्लामी देश वेटिकन सिटी के प्रभाव से पूरी तरह बाहर है और उन्हें देशों में ईसाई सहित अन्य सभी अल्पसंख्यक द्वयम दर्जे के नागरिक हैं। साम्यवादी चीन में प्रचार तो दूर, ईसाई मुस्लिम सहित अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर सरकार की ओर से मजहबी प्रतिबंध है। इसके विपरीत भारत में कुछ राजनीतिक दलों और एनजीओ की मदद से एजेंडा आधारित कार्य जारी है। गुलाम औपनिवेशिक मानसिकता अब भी जीवित है, जो अलग अलग चोला ओढ़ अपने एजेंडे के पूर्ति हेतु सक्रिय है, जिसमें विदेशी वित्त पोषित स्वयंसेवी संगठनों का एक वर्ग भी शामिल हो जाता है। देश के विकास में अवरोध पैदा करना, राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती देना या ऐसा करने वालों की ढाल बनना और यहाँ की बहुलतावादी सनातन संस्कृतियों और परंपराओं को कलंकित करना, यदि विदेशी अनुदानों पर आश्रित एनजीओ की वास्तविकता है तो विदेशी अनुदान विनियम अधिनियम FCRA संशोधन विधेयक निश्चित ही रोक का उचित कदम है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कैसे हुई थी शुरुआत? पीरियड्स के उन 5 दिनों में कैसे रखिए अपना ख्याल? महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म उनकी प्रकृति से जुड़ी प्रक्रिया है। हर साल 28 मई को पूरी दुनिया में मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में जर्मन एनजीओ वॉस यूनाइटेड ने की थी। इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों, महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। आमतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म 28 दिनों के भीतर आ जाते हैं और इसका पीरियड 5 दिनों का होता है। इसी कारण इस खास दिवस को मनाने के लिए 5वें महीने मई की 28 तारीख चुनी गई। पीरियड्स के बारे में बात करने में न केवल गाँव में बल्कि शहरों में भी बहुत सारी महिलाएं झिझकती है। इस दौरान उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में वो नहीं जानती। इस तरह बहुत सारी महिलाएं खुद के स्वास्थ्य को खतरे में डाल देती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बनाए रखने से इस दौरान होने वाले संक्रमण से खुद को बचाया जा सकता है। आज हम इन्हीं सावधानियों के बारे में बात कर रहे हैं। गांव और छोटे शहरों में बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स में कपड़े का इस्तेमाल करती है। इस कपड़े का दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें धोने के बाद छिपा कर सुखाने के चक्कर में खुली हवा या धूप नहीं लग पाता। ऐसे में इसके इस्तेमाल से गंभीर संक्रमण हो सकता है। पीरियड के दौरान कपड़े की जगह पैड का इस्तेमाल करना सुरक्षात्मक होता है। लंबे समय तक एक ही पैड को लगाने से पसीने के कारण पैड नम रहता है। देर तक ऐसा होने के कारण वेजाइना में संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए 6 से 8 घंटे में महिलाएं अपना पैड बदल दें तो संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ता। पीरियड के दौरान महिलाओं को अपने संवेदनशील अंगों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पीरियड्स के दौरान सफाई ज्यादा अहम हो जाती है। ब्लीडिंग के कारण अंगों में लगे खून को साफ करना चाहिए। इससे दुर्गंध भी नहीं पैदा होगी। शरीर के संवेदनशील अंगों में भी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं।
अच्छे बैक्टीरिया आपको छोटे मोटे संक्रमण से स्वतः बचा लेते हैं। यौनांगों में बैड बैक्टीरिया नष्ट करने की भी क्षमता होती है। ऐसे में साबुन की जगह केवल गुनगुने पानी से सफाई ही काफी होती है। पीरियड में ज्यादा बहाव के दौरान बार बार पैड बदलने के झंझट से बचने के लिए कुछ महिलाएं 2 पैड का इस्तेमाल करती है, जो गलत तरीका है। एक पैड की सोखने की क्षमता जितनी है उतना ही सोखेगा। 2 पैड एक साथ लगाने से संवेदनशील अंग के पास गर्मी बढ़ेगी, बैक्टीरिया ज्यादा पनपेंगे और दुर्गंध भी देंगे। 2 पैड से असुविधा भी महसूस हो सकती है। गीले पैड को लंबे समय तक इस्तेमाल से आपकी जांघों और गुप्तांगों पर लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। ऐसा करने से जलन भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए समय समय पर पैड बदलते रहना चाहिए। इस्तेमाल किए गए पैड को पेपर या नैपकिन में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकें। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को अपने बैग में हमेशा एक्स्ट्रा सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक दवा वगैरह रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल या कहीं भी बाहर निकलने तो किसी भी वक्त इनकी जरूरत पड़ सकती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।